हेलो एवरीवन, हम 12 की एनसीईआरटी देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हाँ भाई, इस पे हमने एक लेक्चर लिया जिसमें अभी तक हमने टॉपिक देखा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहाँ इस टॉपिक तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट होगा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। उससे पहले आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। एंड हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पूरी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन समझ रहे हैं। तो पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, आल्सो कॉल्ड डार्विन फिटनेस, हाई आर वैल्यू इन हैबिटेट इन विच दे लिव्स। तो जो है डार्विन फिटनेस किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो। तो जो इसकी आर की वैल्यू ज़्यादा है तो वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो और वो रिप्रोडक्टिवली ज़्यादा फिटनेस होगा। तो ये है डार्विन फिटनेस। Under the particular state of selection pressure, organism evolved toward the most efficient reproductive strategy. तो बहुत सारे सिलेक्शन प्रेशर के बाद क्या हुआ, वो जो ऑर्गेनिज्म है या पॉपुलेशन है वो मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी को अपना लिए। सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम्स, जैसे पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बम्बू। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वो कौन है? पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू फिश। पूरी अपनी लाइफ स्पैन में वो सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। याद कर, ये सारे एग्जांपल याद कर लेना, एग्जाम में पूछे गए हैं। वाइल अदर ब्रीड मेनी टाइम्स सिमिलर टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जबकि कुछ और अदर ऑर्गेनिज्म है जो पूरी लाइफ टाइम में वो बहुत बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स है मोस्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, जैसे ऑयस्टर एंड पेलजिक फिश। तो ऑयस्टर और पेलजिक फिश है वो बहुत लार्ज नंबर में, बहुत ज़्यादा नंबर में रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो उनके प्रोजनी होंगे वो बहुत स्मॉल साइज के होंगे। और इसके एग्जाम्पल ऑयस्टर पेलजिक हैं। और बर्ड्स एंड मैमल्स में एक और आता है कि वो बहुत कम नंबर में प्रोडक्शन करते हैं और लार्ज साइज की ऑफस्प्रिंग होती है उनकी। शो विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइज द फिटनेस। तो इसमें से कौन है मैक्सिमाइज करता है, मतलब डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइज फिटनेस? तो कौन इसमें ज़्यादा फिटनेस में आता है? तो ये डिपेंड करता है कौन इन्वायरमेंट, कौन अपनी सराउंडिंग चीज़ों से अपने आप को अडेप्ट करके और न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं और वो कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वही ज़्यादा फिटनेस में होगा। इकोलॉजी सजेस्ट दैट लाइफ ऑफ स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व इन रिलेशन टू कंस्ट्रेंट द इम्पोज्ड ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट इन विच दे लिव्स। तो इकोलॉजी सजेस्ट करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें जो एक दूसरे से रिलेशन है, एक दूसरे की कैरेक्टर का या ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और ये अबायोटिक कंपोनेंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इकोलॉजिस्ट वही बोलते हैं जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ साथ बायोटिक और अबायोटिक भी हैं। ठीक है, जहाँ पे वो रहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। कैन यू थिंक एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन द अर्थ इनहैबिटेड बाय द सिंगल स्पीसीज? तो ऐसे नेचुरल हैबिटेट आपको देखने को मिले अर्थ पे जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज रहती है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, तो भी वहीं किसी भी हैबिटेट में हम जाके देखें तो देयर इज नो सच हैबिटेट सिचुएशन इज गिवन इन इनकंसीवेबल। ठीक है, ये इनकन्वेंसिबल है, क्योंकि एक स्पीसीज नहीं रह सकती एक हैबिटेट में, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। फॉर एनी स्पीसीज एनी मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। तो एक और स्पीसीज, किसी भी हैबिटेट में एक स्पीसीज नहीं, एक स्पीसीज उसके साथ एक और स्पीसीज में आ जाए जिसपे वो फीड करते हैं, जिसको वो खा सके, अपना भरण पोषण कर सके। इवन प्लांट स्पीसीज विच मेक इट्स ओन फूड्स कैन नॉट सर्वाइव अलोन। तो जो अगर हम जैसे बोलते हैं प्लांट तो अपना फूड्स खुद ही बना लेते हैं, तो उनको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है रहना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें भी सर्वाइवल के लिए दूसरे की नीड्स है।
तो जैसे इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल्स रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर द अब्जॉर्प्शन। तो इनको माइक्रोब्स की नेसेसरी या नीड है, ठीक है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी जिस लैंड पर है प्लांट, तो वहाँ के आसपास की मिट्टियों को या सॉइल को क्या करते हैं, वो ब्रेक कर देते हैं, जिससे वो छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में या कन्वर्ट हो जाते हैं वो सॉइल, और जिससे ग्रोथ होती है प्लांट की, ठीक है। क्या कैसे होती है, जब वो छोटे छोटे पार्ट में सॉइल कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट और उसका न्यूट्रिशन हो जाता है, जैसे सल्फर मिनरल वगैरह चीज़ें मिलने लगती हैं। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज द पॉलिनेशन विदाउट एनी एनिमल एजेंट। अगर कोई एनिमल एजेंट पॉलिटेंट नहीं होते जो पॉलिनेशन कराते हैं प्लांट का, तो अगर वो ही नहीं रहते तो कैसे इनका पॉलिनेशन होता, तो कैसे फ्लावर्स वगैरह कंप्लीट होते, उनकी लाइफ साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल कैसे कंप्लीट होती। इट इज़ ऑब्वियस दैट नेचर एनिमल प्लांट माइक्रोब डू नॉट and cannot live in isolation but interaction in various way to form biological community, ठीक है। तो वो कोई भी है अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उनको वेरियस बायोलॉजिकल कम्युनिटी की नीड्स है, ठीक है। एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी ही बन सकती है, वहीं पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक अलोनली किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर सकता। Even in minimal communities, many interactive linkages exist, though although all may not be readily apparent. तो सभी जो लिंक है कम्युनिटी में, एक स्पीसीज का दूसरे कम्युनिटी के साथ लिंक होता है, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइजेस फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन अप टू डिफरेंट इंटरेक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में दो अलग अलग स्पीसीज़ का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। दे कुड भी ये जो इंटरेक्शन होगा ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, ये बेनिफिशियल के हो सकता है, उसके साथ साथ इसका हार्मफुल भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है और ये न्यूट्रल इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है, ना तो लाभ ना तो हार्म ना तो बेनिफिट्स, दोनों भी कंडीशन देख रहे हो। मतलब ये तीनों भी कंडीशन देखने को मिलेगी, या तो बेनिफिट हो गया या हार्म हो गया या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसको बेनिफिट होगा वो पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे यहाँ पे, जिस निगेटिव है जिसको हार्म्स है और जिसको हार्म होने वाला है, और जीरो जिसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है उस इंटरेक्शन से, ठीक है। दो डिफरेंट स्पीसीज़ के इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इंटरेक्शन है, इसके एग्जांपल्स भी आगे दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव है मतलब इसको बेनिफिट्स है, इसको भी बेनिफिट्स है, दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट है, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। और फिर सेकेंड है कि दोनों को भी नुकसान है। तो ये नुकसान दोनों को कब मिलता है, जब कंपटीशन होता है। किसी भी कंपटीशन में दोनों भी स्पीसीज़ को क्या है, नुकसान है। अगर एक को फ़ायदा है दूसरे को नुकसान है तो उसको प्रीडेटर जो ये क्या है, इसको खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका नुकसान हो रहा है जिसको खा रहा है, और ये इसको फ़ायदा हो रहा है, प्रीडेटर को, प्रे को हार्म हो रहा है। और सेकेंड पैरासिटिज्म, देखो प्रीडेटर और पैरासिटिज्म सेम होते हैं, ठीक है। एक स्पीसीज़ को बेनिफिट होगा दूसरे को हार्म्स होंगे, और ये है एक को फ़ायदा दूसरे को कुछ भी नहीं, तो उसको कमेंसलिज्म, मतलब एक को फ़ायदा होगा दूसरे को ना फ़ायदा ना तो नुकसान। और लास्ट वन जो है एमेंसिलिज्म, एक को नुकसान दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो इसको इम्पोर्टेंटली ध्यान। बोथ स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लॉस इन कंपटीशन है, तो दोनों को लॉस होगा, और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदे होने वाले हैं। पैरासिटम और प्रीडेशन में एक को फ़ायदा एक को नुकसान होने वाला है, ठीक है। एंड केमेंसिलिज्म में एक को फ़ायदा दूसरे को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। एमेंसिलिज्म में एक को हार्म्स होने वाला है, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पूरी लाइन में यही दिया हुआ है। एमेंसिलिज्म वन स्पीसीज हार्म वन वेयर अदर इज अनअफेक्टेड, ठीक है। ये एमेंसिलिज्म का एक क्वेश्चन पूछा गया है शायद 2017 में। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, केमेंसिलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इंटरैक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर। तो जो प्रीडेटर है, पैरासाइट एंड केमेंसिलिज्म, इनमें क्या होता है, जो दो स्पीसीज एक दूसरे से इंटरसेक्शन करे वो
क्लोज हैं एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से क्लोजली लिविंग है। अब हम देखते हैं प्रीडेटर्स को। What would happen to all energy fixed by the autotrophic organism if community has no animal to eat the plants? तो क्या होगा, एनर्जी जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी बना रहे हैं, अगर कोई ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से प्लांट है, अगर ऑर्गेनिज्म ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो फ्रूट्स की थ्रू फूड्स बनाते हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, अगर इसको एनिमल ईट ना करें तो क्या होगा, ये यहीं पे रह जाएंगे, प्लांट में ही रह जाएंगे, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए प्रीडेटर इम्पॉर्टेंट है, वो लेने चाहिए, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करे तभी तो एनर्जी आगे आके ट्रांसफर होगी। यू कैन थिंक प्रीडेटर एज अ नेचर्स वेवर ट्रांसफरिंग द हायर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एनर्जी फिक्स बाय, तो जो एनर्जी फिक्स किया था, जो बनाया था प्लांट ने, उसको ट्रांसफ़र करने का काम हायर ट्रॉपिक लेवल पे ले जाने का काम कौन करता है, ये प्रीडेटर करता है, ठीक है। अच्छा, ट्रॉफिक क्या होता है, जैसे हाँ कई सारे लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ये सब ट्रॉफिक लेवल हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले में आएगा प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक हैं, फिर ट्रोट्रॉपिक, फिर इसके बाद कार्निवोर्स वगैरह होंगे, ठीक है, हर्बीवोर, कार्निवोर। व्हेन वी थिंक प्रीडेटर एंड प्रे मोस्ट प्रोबेबली इट इज़, जैसे अगर हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में समझना चाहते हैं, जैसे टाइगर एंड डियर, तो टाइगर क्या है, प्रीडेटर, डियर क्या है, प्रे। टाइगर डियर को क्या करेगा, ईटिंग करता है, ठीक है, उसको ईट कर जाता है, तो क्या होता है, तो इस तरह से प्रीडेटर है, ये प्रे है। उसी तरह एक स्पैरो ईटिंग एनी सीड नो लेस है प्रीडेटर। अगर कोई स्पैरो जो होती है ना बर्ड्स, तो वो क्या करती है, सीड को क्या करती है, खा जाती है, उस पर फीड करती है। तो ये भी क्या है, एक तरह से स्पैरो भी किस तरह बिहेव करी है, एज अ प्रीडेटर। ऑल्दो एनिमल ईटिंग प्लांट आर कैटेगराइज सेपरेटली एज अ हर्बीवोर। देखो, अगर कोई एनिमल प्लांट को खा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। अगर इस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खाए तो उसको क्या बोलेंगे, कार्निवोर, ठीक है, ध्यान में रखना। बिसाइड एक्टिंग एंड कंडक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल, प्रीडेटर में प्ले अदर इम्पोर्टेंट रोल्स। तो एनर्जी जो है कंडक्ट तो हो ही रही है, ट्रांसफ़र तो हो ही रही है हायर ट्रॉफिक लेवल से, प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से बाकी आगे आगे सेकंड कार्निवोर, इस तरह से वो एनर्जी ट्रांसफ़र होते रहेंगे। उसके साथ साथ प्रीडेटर और भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर द कंट्रोल, जो प्रे हैं उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करके रखते हैं। बट प्रीडेटर प्रे स्पीसीज कुड अचीव वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी काज इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी। तो इसमें जो होता है, प्रे की स्पीसीज जो है वो हाई, जो प्रे स्पीसीज है उसकी पॉपुलेशन हाई होनी चाहिए प्रीडेटर की अपेक्षा, तभी तो क्या होगी, तभी इकोसिस्टम क्या होगी, स्टेबल। मतलब पॉइंट ये है कि अगर प्रीडेटर से ज़्यादा अगर प्रे की स्पीसीज है, प्रे स्पीसीज की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है प्रीडेटर से, तो क्या होगा, इंस्टेबिलिटी होगी। मतलब अब यहाँ पे इकोसिस्टम क्या होगा, वो स्टेबल नहीं होगा, वो चेंज होते रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इनटू द जियोग्राफिकल एरिया, दे become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have its natural predators। कोई एग्जॉटिक स्पीसीज, बाहर से कोई स्पीसीज लाए जो हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम में हम किसी बाहर फॉरेन से या किसी अदर एरिया से हम एक स्पीसीज ला रहे हैं और उसको किसी और इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, इससे वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव हो जाएंगे और बहुत ही फास्टली क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे उस जिस कंडीशन में लाए, क्योंकि ये जो स्पीसीज हम बाहर से लेके आए उसको खाने वाला कोई उसका प्रीडेटर नहीं बचा, तो इससे क्या हुआ, इसको कोई खाने वाला है ही नहीं, इससे क्या होगा, इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रेड कर जाएगी उस एरिया में, ठीक है, बिकॉज डू नॉट हैव इट्स नेचुरल predators। The prickly pear cactus introduced into the Australia, तो इसका एग्जाम्पल एक है, तो एक पिकली पियर कैक्टस है जो ऑस्ट्रेलिया में डाला गया इन 1920s। तो
एक बाहर से एक प्रिकली पियर कैक्टस को हम ऑस्ट्रेलिया में डाल दिए 1920 में, तो उसमें क्या देखने गए, हैवॉक स्प्रेडली रैपिडली इनटू द मिलियन ऑफ हेक्टर्स रेंजलैंड। 1 हेक्टर में मिलियन ऑफ इसके क्या हुआ, प्रोडक्शन हो गया इस पियर्स की, ठीक है, पियर कैक्टस की। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ये हैवॉक के फॉर्म में स्प्रेड हो गए। फाइनली दिस द इन्वेसिव कैक्टस वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ओनली आफ्टर द कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर्स फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट्स वॉज इंट्रोड्यूस इनटू द कंट्री। तो क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस कैक्टस को का कोई प्रीडेटर नहीं था, जिससे इसका क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत फास्टली बढ़ गई, क्योंकि इसको खाने वाला कोई नहीं था। तो इसकी जो इन्वेसिव कंडीशन है उसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें इसका प्रीडेटर लाना पड़ा उसके नेचुरल हैबिटेट से, जहाँ पे वो असल में जहाँ का वो था वहाँ से प्रीडेटर लाए, और वो उसका प्रीडेटर था मॉथ, और उसको इंट्रोड्यूस किए, तब जाके इस कैक्टस की क्या हुई, पॉपुलेशन स्टेबल फॉर्म में आई। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर, पेस्ट कंट्रोल यूज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर। एक दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है जो एग्रीकल्चर में यूज हुआ एज अ एग्रीकल्चर पेस्ट, और जिससे वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट देयर पॉपुलेशन। तो ये जो एग्रीकल्चर पेस्ट था वो क्या कर रहा था, वो पॉपुलेशन प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट या कंट्रोल कर रहा था। प्रीडेटर आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज इन डाइवर्सिटी। तो प्रीडेटर क्या करता है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, कौन सी स्पीसीज है, कैसी स्पीसीज है इस कम्युनिटी में, ये भी इस प्रीडेटर पे ही डिपेंडेंट है। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द कम्पिटिटिव स्पीसीज। मान लिया प्रीडेटर के जो प्रेज हैं वो एक से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, वो जो प्रेज हैं वो क्या हो, दो डिफरेंट प्रे स्पीसीज हैं, अब उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। जो बच सकेगा, जो इस प्रीडेटर से बच जाएगा, वही उस कम्युनिटी में सर्वाइव करेंगी, बाकी दूसरी क्या, बाकी सबको प्रीडेटर क्या करेगा, खा जाएगा, उनकी पॉपुलेशन कम कर देगा। तो इससे स्पीसीज़ की किसी कम्युनिटी में स्पीसीज़ कौन सी है ये भी डिसाइडेड होता है प्रेडेटर के थ्रू। इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टार फिश पिजास्टर इज इम्पॉर्टेंट प्रेडेटर। इसी तरह एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट दैट इज स्टार फिश पिजास्टर, ये एक स्टार फिश पिजास्टर एक इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है जो कहाँ देखने को मिला, रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ में देखने को मिला। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स याद करते जाना, ठीक है, पूछते रहे नीट में। इन फील्ड, अब ये भी क्वेश्चन बनेगा, इन फील्ड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑल स्टार फिश वेर रिमूव फ्रॉम द इनक्लोज इंटरटाइडल एरिया more than 10 species of invertebrate became extinct within a year because of interspecific competition। तो क्या हुआ, जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन था उसकी वजह से क्या हुआ, 10 स्पीसीज क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। 10 इनवर्टिब्रेट, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, और वो क्या हुए, कंपटीशन में हमने देखा है हमेशा दोनों को नुकसान होता है। तो दो क्या हुए, इस तरह से 10 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट स्पीसीज क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो स्टार फिश जो वहाँ का प्रीडेटर था वो उसको रिमूव कर दिया गया था उस एरिया से। If predator is too efficient and exploit its prey, then the prey might become extinct and following it the predator will also become extinct for lack of foods। अगर प्रीडेटर बहुत ज़्यादा अपने प्रे को एक्सप्लॉइट कर दें, ओवर एक्सप्लॉइट कर दें, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घटा दे, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, प्रे की तो पॉपुलेशन ख़त्म होगी, साथ में प्रीडेटर की भी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड्स। उनको फूड्स नहीं मिलेंगे प्रीडेटर, क्योंकि प्रे की पॉपुलेशन कम हो चुकी है, तो इससे प्रीडेटर की भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीडेटर इन द नेचर आर प्रूडेंट। तो इसीलिए जो प्रीडेटर हैं वो बहुत चालाकी से वर्क करते हैं नेचर में, ठीक है। वो क्या करते हैं,
सारे प्रे को एक्सप्लॉइट नहीं करते, जितनी उनकी नीड्स है बस उतना ही वो यूज़ करते हैं। प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व वेरियस डिफेंस टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन। और इसके साथ साथ जो प्रे स्पीसीज हैं वो भी स्मार्ट हो चुके हैं, वो भी अपने आप को क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या करें, वो भी प्रीडेटर से बच सके। कुछ स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट फ्रॉग्स आर क्रिटिकली कलर्ड, जिसको बोलते हैं कैमोफ्लेज, टू अवॉइड बीइंग द डिटेक्टेड यूजली बाय द प्रीडेटर्स। तो कुछ स्पीसीज जैसे इसमें से आता है इंसेक्ट, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जैसे कुछ फ्रॉग्स हैं, उनमें क्या था, कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी होती है, वो कलर चेंज कर लेते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जिससे वो प्रीडेटर उनको डिटेक्ट ना कर सके, ठीक है, जिससे उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू स्टेबल रहे। सम आर द पॉइजन्स एंड देयरफॉर इवॉल्व अवॉइडेड बाय द प्रीडेटर्स। कुछ ऐसे प्रे हैं स्पीसीज जो क्या करते हैं, अपने आप में इस तरह से पॉइजनस डेवलप कर लेते हैं, जिससे कि प्रीडेटर उन्हें फिर मतलब खाते नहीं है, जिससे उनका पॉपुलेशन फिर भी कंटिन्यू रहा गया। जैसे इसका एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर। तो ये मोनार्क बटरफ्लाई एक प्रे है जो क्या कर ली, अपने आप में अपने बॉडी में ऐसे केमिकल के थ्रू क्या कर ली, डिस्टेस्टफुल कंडीशन प्रोड्यूस कर ली, जिसकी वजह से प्रीडेटर उसे अब फीड नहीं करता, ठीक है, जिससे तो उसमें क्या हुआ, स्पेशल केमिकल उसकी बॉडी में प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेसफुल था और जो प्रीडेटर को अच्छा नहीं लगा, इस चीज़ की वजह से वो उसको फीड नहीं करेगा, उसकी ईटिंग नहीं करेगा। बटरफ्लाई एक्वायर दिस केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड्स। तो ये जो डिस्ट्रेसफुल केमिकल प्रोड्यूस हुआ बटरफ्लाई के बॉडी के ऊपर, ये कब हुआ, ये जब वो कैटरपिलर स्टेज में था तभी, ठीक है। और कैटरपिलर स्टेज में वो जब मोनार्क बटरफ्लाई था तो उसने क्या किया, उसने पॉइजनस वीड पर फीडिंग की, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेसफुल हो गया। फॉर प्लांट हेर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर। तो प्लांट के लिए हर्बीवोर्स जो होते हैं वो क्या हैं, प्रीडेटर्स हैं, क्योंकि प्लांट हर्बीवोर्स क्या करते हैं, प्लांट पे ही फीडिंग कर रहे हैं ना। नियरली 25% हम क्या हैं, हम भी क्या हैं, हर्बीवोर्स ही, हम भी प्लांट को ही अचीव करें, तो हम क्या हैं, इनके प्रीडेटर्स हैं। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट आर नोन टू बी फाइटोफाइगस। तो 25% जो इंसेक्ट होते हैं वो फाइटोफाइगस होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो प्लांट के सैप को ही पे ही फीडिंग करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। उन्हें कि जो जैसे मादा एनाफिलीज मस्कीटो, वो क्या करती है, वो फीडिंग किस पे करती है, हमारे ब्लड को लेके, ठीक है, ह्यूमन ब्लड को वो क्या करती है, डंक करके उसको चूसती है, तो वो उसका भोजन है। जबकि हाँ, कुछ जो 25 इंसेक्ट हैं वो क्या है, वो वेजिटेरियन है, वो हर्बीवोर्स हैं। The problem is particularly severe for plant because the unlike animals। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि प्लांट में कि वो एनिमल के जैसे नहीं है। एनिमल क्या अपनी प्रोटेक्शन के वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो अपनी कलर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है, वो मूवमेंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम देयर प्रीडेटर। अगर प्रीडेटर आ गया तो वो उनको क्या करना, नुकसान तो कर देगा। Plant therefore evolved an astonishing variety of morphological and chemical defense against the herbivores। तो क्या कहते हैं, प्लांट अब मूवमेंट नहीं कर सकते तो वो क्या कुछ ऐसे केमिकल डिफेंस अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे क्या मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस हो। वो मॉर्फोलॉजिकली एंड केमिकली डिफेंस अपने आप में प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे हर्बीवोर क्या करें, उनको हार्म ना कर सके। थॉर्न्स, जैसे इसका एग्जांपल है थॉर्न्स। तो प्लांट क्या कहें, अपने अंदर एकेसिया कैक्टस प्लांट है, इनके अंदर क्या थॉर्न्स आ गए, ऐसा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्रोड्यूस किया कि कोई भी हर्बीवोर इसके पास आ नहीं सकता है, ठीक है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि इसके पास थॉर्न है। और वो थॉर्न से क्या होता है, जो आएगा हर्बीवोर वो उसको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, उसकी बॉडी में हार्मफुल हो जाएंगे, इसके लिए वो इसके पास आएंगे भी नहीं। और प्लांट क्या किया,
क्या क्या कंडीशन या क्या क्या मार्फोलॉजिकल केमिकल डिफरेंस पैदा किए खुद की प्रोटेक्शन के लिए आगे देखते हैं। मेनी प्लांट प्रोड्यूस एंड स्टोर द केमिकल दैट मेक द हार्बीवोर सिक व्हेन दे ईटन इन बीट फीडिंग फॉर डाइजेशन। तो बहुत सारे प्लांट क्या किए, अपने अंदर ऐसा केमिकल डिफरेंस पैदा किए जिससे क्या हुआ, कोई हार्बीवोर उन्हें खा ले तो वो क्या हो जाए, बीमार हो जाए, सिक हो जाए आफ्टर द ईटिंग। और अगर उन्होंने मान लिया किसी तरह से उन्होंने उनको उस प्लांट को ईट भी कर लिया तो उनकी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, डाइजेस्ट ही ना हो, जिसकी वजह से क्या हो, नेक्स्ट टाइम वो उसको डिस्टर्ब ना करे। और अगर मान लिया डाइजेशन भी हो गया तो क्या होगा, इसके रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ करा देगी उस एनिमल की जिसने इस प्लांट को फीडिंग की है। यू मस्ट हैव सीन द वीड्स कैलोट्रॉपिस ग्रो इन अबेंडेंट फील्ड। अच्छा, हमने देखा है जो कैलोट्रॉपिस होते हैं वो क्या बहुत ऐसे किसी फील्ड में देखेंगे, कोई बहुत बड़ा मैदान है तो वहाँ पे कैलोट्रॉपिस अकेला ही देखने को मिलता है, बाकी प्लांट वहाँ पे देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि बाकियों को जो हार्बीवोर वो क्या जाता है, उसको खा जाते हैं, बट कैलोट्रॉपिस को नहीं खाया जाते क्योंकि उनको पता है ये दिस इज हार्मफुल। प्लांट produce highly poisonous cardiac glycosides and that is why the never see the any cattle or goat browsing on this plant। तो ये जो प्लांट है, प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एक पॉइजनस प्रोड्यूस करता है जिसको क्या वजह उसके कार्डियक प्रॉब्लम हो जाते हैं, जो एनिमल इसको मतलब ईट किया रहता है या इसको इस पे फीडिंग किया रहता है, तो ये इस तरह से केमिकल प्रोड्यूस करता है कैलोट्रॉपिस। इसके वजह से कोई भी एनिमल इस पे फीडिंग नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए ये अबेंडेंटली किसी भी फील्ड में देखने को मिलता है। अ वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट ऑन कमर्शियल स्केल। तो जो केमिकल्स प्लांट अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो वो केमिकल का यूज करके आज जो ह्यूमन है वो यूज करके कमर्शियली उसका उपयोग कर रहा है, जैसे निकोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, कैफीन जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अपनी सुबह सुबह डेली चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, क्विनीन, स्ट्राइसिन, ओपियम, तो ये सब क्या है, ये सब केमिकल प्रोड्यूस करते हैं प्लांट फॉर देयर प्रोडक्शन, बट वी आर यूज एज अ कमर्शियली, ठीक है। कंपटीशन व्हेन डार्विन स्पोक्स ऑफ। तो अब हम कंपटीशन के बारे में, जो डार्विन थे उन्होंने क्या बोला था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन नेचर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए जो स्ट्रगलिंग करता है और जो उसमें से सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा नेचर में वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में। He was conceived that inter-specific competition is potent force for in organic evolution। तो इस उन्होंने बोला था जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, ये जो एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से कंपटीशन है, ये कंपटीशन से ही क्या होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा नेचर में, जो अडेप्ट कर लेगा नेचर में, जो वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से क्या होगा, नई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ जनरली बिलीव दैट कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। और कंपटीशन हमेशा जनरली कब देखने को मिलता है, जब स्पीसीज में सेम रिसोर्सेज हो, अगर सेम रिसोर्सेज हो, ठीक है। अगर एक ही फूड, मान लिया ये स्पीसीज का भी फूड सेम है और दूसरी स्पीसीज का भी फूड यही है, तो अब और ये फूड जो है लिमिट्स है, अगर लिमिटिंग है और रिसोर्सेज सेम है तो क्या हुआ, इसके और इसके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। और वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा। Firstly, totally unrelated species could also compete for same resources। तो ये जो अभी इन्होंने बोला डार्विन ने, ये हमेशा सही नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, जो अनरिलेटेड स्पीसीज, एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज से कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब कुछ भी अनरिलेटेड स्पीसीज हैं, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो फिर भी सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, इन सम साउथ सैलो अमेरिकन लेक्स विजिटिंग फ्लामिंगोस एंड रेसिडेंट फिशेस कम्पीट फॉर सेम
फूड दैट इज जूप्लैंक्टन इन लेक। तो क्या हुआ, जो साउथ में एक साउथ सैलो अमेरिकन है में एक लेक है, लेक में क्या प्रेजेंट था, जूप्लैंक्टन। इस जूप्लैंक्टन को ये कॉमन रिसोर्स है फॉर फ्लेमिंगोज एंड वहाँ की जो फिशेस हैं। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है फॉर जूप्लैंक्टन के लिए। ठीक है। सेकेंडली, resources need not to be limiting for competition to occur in interference competition। तो ज़रूरी नहीं हर बार जो कंपटीशन हो रहा है, जो मतलब फाइटिंग हो रही है, स्ट्रगल हो रही है, वो हमेशा ज़रूरी नहीं रिसोर्सेज के लिए हो। बहुत बार क्या होता है, फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट reduced due to the interference and inhibiting presence of the other species। तो जरूरी नहीं हर बार सेम जो रिसोर्सेस है उसी के लिए क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ठीक है। और जो फीडिंग एफिशिएंसी है, किसी एक की ज़्यादा हो सकती है, किसी दूसरे की कम हो सकती है। तो एक क्या है, अगर जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, दूसरे की क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी और उसको इनहिबिट कर देगी उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी को। इवन इफ रिसोर्सेस आर अबंडेंट तो भी। ठीक है। अगर रिसोर्सेज अबंडेंट है फिर भी क्या करेंगे, अगर दो स्पीसीज हैं, अगर उनका जो कॉमन रिसोर्सेस है वो भी सेम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो कंपटीशन की ज़रूरत नहीं, फिर भी क्या करते हैं, फीडिंग एफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, उनमें कंपटीशन हो जाता है और जो एक है दूसरे को इनहिबिट कर देता है और उसकी स्पीसीज लॉस्ट हो जाती है। देयरफॉर कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइन। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि कंपटीशन हमेशा सेम रिसोर्सेज के लिए ही नहीं होता। मतलब रिसोर्सेज अगर लिमिटिंग है, अनलिमिटेड है, तो भी क्या हो, कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो कंपटीशन को हम डिफाइन करते हैं, प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ आर इंटेंसिव रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। तो जिसकी आर वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, ठीक है, और वो क्या करेगा, वो दूसरे स्पीसीज की प्रेजेंस को कम कर देगा। ठीक है, इसे ही बोलते हैं कंपटीशन। इट इज़ रिलेटिवली इजी टू डेमोन्स्ट्रेट द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में इसको हम इजीली बता सकते हैं, एज अ गास एंड अदर एक्सपेरिमेंट इकोलॉजिस्ट डिड। तो ऐसे बहुत सारे कंपटीशन हुए जिससे ये प्रूफ हो गया कि रिसोर्सेज की वजह से हमेशा क्या हो, कंपटीशन नहीं होता। बहुत बार क्या होता है, एफिशिएंसी की वजह से भी होता है। जिसकी आर वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वो अपना बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेगा और दूसरे को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा दूसरे की प्रेजेंस को। तो ये इसको प्रूव किया गया बहुत सारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स है, जैसे एक गार्ड एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे इकोलॉजी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बताए हैं। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कंपैरेटिवली सुपीरियर स्पीसीज विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीसीज। अगर रिसोर्सेज सिमिलर है तो जाहिर सी बात है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या होगा, एक स्पीसीज जीतेगा, दूसरा क्या होगा, लॉस्ट होगा। तो जो सुपीरियर स्पीसीज होगा वो एलिमिनेट करेगा दूसरी इन्फीरियर स्पीसीज को। ठीक है, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन आकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। तो ये नेचर में देखने को मिलता है। इस तरह का कंपटीशन को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन। एक का क्या है, एक को एलिमिनेट होना ही है। तो ये क्या होगा, ये नेचर के लिए कंक्लूसिव ये सही नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एंड परस्यूसिव सर्कमस्टेंस एविडेंस दस एग्जिस्ट हाउ इन सब केसेस। तो कुछ में सम अदर क्या हुआ, केसेस एग्जिस्ट कर रही हैं। कुछ और भी एविडेंस आए जिससे हमें ये इस चीज़ का पूरी तरह से एकदम स्ट्रॉन्ग क्या हुआ, एविडेंस मिला। जैसे abundant tortoise in Galapagos Island become extinct within a decade after a goat were introduced on the island। तो क्या हुआ, जो abundant tortoise थे वो गैलापागोस आइलैंड में थे, लेकिन जैसे वहाँ पे गोट आए तो एक ही डेकेड में क्या हुआ, उनका एग्जिस्टेंस हो गया, एक्सटिंक्ट हो गए वो, ये अबिगडेंट टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये सुपीरियर हुई और ये जो एलिमिनेट कर दिया इसको। अपरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजर एफिशिएंसी ऑफ गोट। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वहाँ की जो ग्रास है उसकी उसको मतलब ब्राउजिंग करने की एफिशिएंसी गोट की ज़्यादा थी अबिगडेंट टॉर्टॉइस की अपेक्षा।
ठीक है, इसीलिए वो एलिमिनेट हो गया। अनदर एविडेंस फॉर ऑकरेंस फॉर कंपटीशन इन नेचर कम इन व्हाट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। बाकी दूसरे भी कंपटीशन हुए जैसे कॉम्पिटिटिव रिलीज, ये भी एक, इसका भी एक दूसरा एविडेंस है। ठीक है, किस चीज़ का एविडेंस हम देख रहे हैं, जो सुपीरियर है वो दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को एलिमिनेट कर सकता है। अब a species whose distribution is restricted to small geographical area because of presence of comparatively superior species, तो एक स्पीसीज जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में ही है, वो कहीं और प्रेजेंस नहीं हो सकता, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ comparatively superior species found in the to expand distribution range dramatically when the competitive species is एक्सपेरिमेंटली रिमूव। तो कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं जिसका जियोग्राफी एरिया बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ उनके जो प्रीडेटर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपांडेड है, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए वो एक स्पेसिफिक एरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। कर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट शो द ऑन रॉकी सी ए कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। जैसे कर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको कर्नेल फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये कहाँ पे देखने को मिला, ये स्कॉटलैंड में रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में देखने को मिला। यहाँ पे लार्जर एंड कॉम्पिटिटिव सुपीरियर बनाकर बैलेंस डोमिनेट द इंटरटाइडल एरिया, एक्सक्लूड द स्मॉलर बनाकर कैलामिथस फ्रॉम द जोन। तो ये जो बनाकर था, सुपीरियर बनाकर बैलेंस, ये क्या कर रहा था, ये रिमूव कर रहा था स्मॉल बनाकर कैलामिथस को। ठीक है, इन जनरल herbivores and plant appear to be more adversely affected by the competition than carnivores। तो किसी भी कंपटीशन में जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स एंड प्लांट जो होते हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कंपटीशन में देन कार्निवोर्स। ओके, किसी भी कंपटीशन में प्लांट और हर्बीवोर ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, कार्निवोर कम अफेक्टेड होते हैं। गॉस एंड कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट coexist indefinitely and comparatively inferior one eliminated by eventually। तो एक एक्सपेरिमेंट गॉस का था जिन्होंने बताया एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसमें एक जो सुपीरियर स्पीसीज होगा वो दो स्पीसीज, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होंगे एक साथ नहीं रह सकते, एक सुपीरियर रहेगा, दूसरा जो होगा एलिमिनेट हो जाएगा। दिस मे बी ट्रू इफ़ रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तभी ऐसा होगा, क्या करेगा, एक है दूसरे को, जो सुपीरियर है वो इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगा, लेकिन ये तभी होगा जब रिसोर्सेज लिमिटेड होगी, अदरवाइज ये चीज़ की कंडीशन सही नहीं होगी। ठीक है, बहुत बार क्या हुआ, सेम रिलेटेड स्पीसीज भी एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस या कोरिलेटेड रहते हैं। ठीक है, एक ही एरिया में। Most recently, study did not do support such gross generalization about the competition। तो ज़रूरी नहीं कंपटीशन, जो इस तरह का जो कंपटीशन हो रहा है रिलेटेड स्पीसीज में ये हो ही। They point out species facing competition might evolve mechanism that promote coexistence rather than तो बहुत बार कंपटीशन से क्या होता है, वो इस तरह से मैकेनिज्म को इवॉल्व करके इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को प्रमोट करते हैं, एक्सक्लूजन नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि एक जो सुपीरियर इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगा। बहुत बार क्या होगा, को एग्जिस्टेंस भी देखने को मिलेगा अगर रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है तो। वन सच मैकेनिज्म इस तरह की मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्टीशन। यहाँ पे कंपटीशन हुआ ही नहीं, ठीक है, सेम रिलेटेड स्पीसीज थे और रिसोर्सेज भी काफ़ी थी, तो अब इनमें क्या हो, रिसोर्सेज का पार्टीशन हो गया, तू ले भाई, तू ये ले, तू ये ले, तू ये, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो, आधी आधी। ठीक है, इनमें कोई कंपटीशन नहीं हुआ एक दूसरे से, समझा। जैसे if two species compete for the same resources they could avoid the competition by choosing the instance different time for feeding, different time for foraging pattern। इस तरह से कंपटीशन जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थे वो कंपटीशन को क्या किए, अवॉइड कर दिया। और क्यों अवॉइड किए, क्योंकि उनमें डिफरेंट टाइम, उनकी जो फीडिंग का टाइम है और जिनको फॉरेजिंग पैटर्न है अलग अलग है। ठीक है, कोई अलग तरीके से खा रहा है, किसी का टाइमिंग अलग है, इसकी वजह से क्या है, कंपटीशन क्या हो गया, अलग हो गया। जिसे मैकआर्थर शोड दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वेबलर लिविंग ऑन द सेम ट्री आर एबल टू अवॉइड द कंपटीशन
competition and coexistence due to the behavior difference in their phylogenic activity। तो मार्क आर्थर ने एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दिया। उन्होंने बताया कि 5 ऐसे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एक ही ट्री पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर रहे जबकि उनका रिसोर्सेज सेम है, फिर भी क्यों? क्योंकि उनके जो बिहेवियर जो है और फोरेजन एक्टिविटी है वो डिफरेंस है। इस तरह से वो कोएग्जिस्टेंस है, एक दूसरे कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरासिटिज्म। अभी तक हम प्रेडेटर्स देखे, हाँ अभी तक हमने प्रेडेटर्स देखा, अब हम कंपटीशन देखेंगे, सॉरी पैरासिटिज्म देखेंगे। प्रीडेटर देखा हमने, कंपटीशन देखा, अब हम पैरासिटिज्म देखेंगे। कंसीडर द पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर दैट फ्री लॉजिंग एंड मील्स, इट नॉट सरप्राइजिंग दैट पैरासिटिज्म हैव evolved so many taxonomical group from plant to the higher vertebrates। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो पैरासिटिक होते हैं उनकी जो मोड होती है लाइफ की वो कैसी होती है? फ्री लॉजिंग एंड मील्स। तो वो फ्रीली सब कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं, मील्स वगैरह, उनको कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पैरासिटिज्म जो होते हैं वो क्या कहते हैं? इवॉल्व होते हैं बहुत सारे, वो प्लांट से लेके हाइयर वर्टिब्रेट तक सब में वो मतलब एज अ पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व सो, बहुत सारे पैरासिटिक जो होते हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं? इवॉल्व टू होस्ट स्पेसिफिक, वो एक स्पेसिफिक होस्ट में ही जाएंगे, मतलब प्रेजेंट रहेंगे, वहीं पे अपना क्या करेंगे? लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट टेंड टू को इवॉल्व, दैट इज इफ द होस्ट इवॉल्व इज स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रेजिस्टिंग ऑफ द पैरासाइट्स। तो इस तरह से जो पैरासाइट हैं और होस्ट है दोनों एक साथ ही कोइवॉल्व, मतलब एक साथ ही रह सकते हैं अगर होस्ट ने एक मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जिससे वो क्या करें? पैरासिटिक जो उसको नुकसान पहुंचा रही है उससे उसको रिजेक्ट कर सके, अपने आप का प्रोटेक्शन कर ले। अगर होस्ट जो एक स्पेशल मैकेनिज्म को इवॉल्व करके अपने आप को होस्ट पैरासाइट से अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकता है तो क्या होगा? इससे पैरासाइट और होस्ट दोनों भी एक साथ रह सकते हैं। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल विथ सेम होस्ट स्पीसीज तो जब सेम होस्ट स्पीसीज, इस तरह से होस्ट स्पीसीज क्या होंगे? ये चीज़ें In accordance with their life cycle, parasite evolve special adaptation such as loss of unnecessary sense organ। जो पैरासिटिक है वो पैरासाइट्स हैं, वो कोई मेहनत नहीं करना चाहते, वो कोई हार्ड वर्किंग नहीं करना चाहते, इसके वजह से उनके पास कोई भी अननेसेसरी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि उन्हें सेंस ऑर्गन की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एक एडेसिव ऑर्गन जो जिस या सक्कर्स होते हैं जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं? होस्ट पे क्या कहते हैं? एडेसिव, मतलब क्या कहते हैं? वहाँ पे चिपक जाते हैं, एडेसिव हो जाते हैं। और लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, उनके में डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो होस्ट के डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन को ही डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनमें हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है पैरासिटिज्म में, क्योंकि वो उनको सब कुछ फ्री में मिल रहा है, वो बहुत उनकी लाइफ साइकिल भी कम होती है तो वो फटाफट अपना रिप्रोडक्शन करके नंबर इंक्रीज कर लेते हैं होस्ट में। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स इवॉल्व 1 और 2 इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी बहुत बार ना उनकी जो लाइफ साइकिल है वो एक या दो या उससे भी ज़्यादा होस्ट की उनको ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हमारा मलेरिया ही है, वो मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम होता है उसको 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक तो मादा मॉस्किटो, दूसरा हमारा ह्यूमन बींग का, ये दोनों भी होस्ट उसके लिए इम्पोर्टेंट है फॉर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। द ह्यूमन लिवर फ्लूइड डिपेंडेड ऑन 2 इंटरमीडिएट होस्ट। तो जो ह्यूमन में लिवर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं डेट इज ट्रिमेटेड पैरासाइट, ये ट्रीमेटाडोड पैरासाइट्स हैं। ये पैरासाइट जैसे ही ह्यूमन में आते हैं तो उनको उससे पहले 2 लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी पड़ती हैं। अ होस्ट
स्नेल्स एंड फिश। तो स्नेल एंड फिश दोनों में भी अपनी लाइफ साइकिल को इनको कंप्लीट करना पड़ता है। एंड द मलेरिया पैरासाइट नीड टू वेक्टर्स स्प्रेड द अदर होस्ट। और इसी तरह मलेरिया का भी मैंने अभी बता दिया। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म होस्ट दे में रिड्यूस द सर्वाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। तो जो मेजॉरिटी पैरासाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी ग्रोथ को, उनके रिप्रोडक्शन को, उनकी लाइफ को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है, होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने लगती है। माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेटर बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। तो ये जो होस्ट होते हैं क्या करते हैं, होस्ट को पूरी बहुत ज़्यादा फिजिकली वीक बना देते हैं, जिससे क्या उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में आ जाती है होस्ट की। तो पैरासाइट इतने ज़्यादा हार्मफुल हैं किसी भी होस्ट के लिए। पैरासाइट दैट फीड ऑन एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्टोपैर। तो पैरासाइट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। जो पैरासाइट अगर बॉडी के इनसाइड नहीं होके एक्सटर्नल पार्ट पे हो, एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल इस तरह, जैसे हमारे में जो जुए होते हैं ना ह्यूमन पे, लाइस एंड टिक्स ऑन डॉग। डॉग पे भी जो जुए होते हैं, टिक, वो जो बोलते हैं किल्ली वगैरह होती है वो, तो वो क्या है, वो एक्टोपैरासाइट है। ठीक है, मेनी मैराइन फिश आर इन्वेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट कोपॉड्स। तो बहुत सारी मैराइन फिश है जो है उसका पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट जो होता है वो कौन होता है, कोपोड्स। कसकटा अ पैरासिटिक प्लांट दैट कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन द हेज प्लांट। तो जो कसकटा प्लांट है वो कहाँ पे ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है। वो कहाँ पे ग्रो करता है, किसी प्लांट के पार्ट पर। हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो ये जो प्लांट है इससे क्या होगा, उस जिस प्लांट पे ये कसकटा ग्रो करेगा उसकी लीफ और वहाँ की जो क्लोरोफिल है वो क्या होगी, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, it derives its nutrition from the host plant and which it parasite। तो ये क्या करता है, ये कसकटा जो होता है जिस प्लांट पर है, जिस होस्ट प्लांट पर है, उसकी न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस तरह से ये पैरासिटिक माना गया है। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसीडर अ पैरासाइट ऑल्दो इट नीड आवर ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। तो जो फीमेल मॉस्किटो है, मॉस्किटो थोड़ी ना हमें हार्म कर रही है, हमको हार्म किसी वजह से मिल रहा है, हमें हार्म मिल रहा है प्लाज्मोडियम वो जो है उसकी वजह से। ये तो मॉस्किटो जो है वो तो एक वेक्टर है, तो वो पैरासिटिक फॉर्म में नहीं है, उसको तो सिर्फ हमें एक ब्लड चाहिए, हमारा ब्लड चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर थे, लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी एट डिफरेंट साइड, जैसे लीवर, किडनी, लंग्स, ब्लड सेल्स। तो जो इंडोपैरासाइट होते हैं वो जो होस्ट है उसकी बॉडी के इनसाइड होते हैं, जैसे लीवर, किडनी, रेड ब्लड सेल्स एंड लीवर में प्रेजेंट होते हैं। लाइफ साइकिल जो इंडोपैरासाइट के वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन उसकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि उनको होस्ट का जो इनसाइड जो इन्वायरमेंट है उसकी तरह अपने को अडेप्ट करते हैं ये इंडोपैरासाइट, जिससे उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सके। देयर मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर आर ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय एम्फसाइज द रिप्रोडक्टिव प्रोडक्शन। तो जो इंडोपैरासाइट्स होते हैं उनकी मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल फीचर काफ़ी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में रहता है और वे बहुत जो इनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दे। ब्रूड parasitism in bird is a fascinating example of parasitic in which parasite birds laid its egg in nest of the host and let the host incubate them। तो एक ब्रूड पैरासिटिज्म भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक पैरासिटिक एक बर्ड्स जो एक बर्ड है अपनी एग को दूसरे होस्ट के एग में के साथ ही मिक्सअप कर देती है, जिससे ये होस्ट है क्या इनक्यूबेट कर देगा। से बोलते हैं ना सेकना, तो वो काम इंक्यूबेशन वाला काम जो है ये होस्ट कर देते हैं, जो कि इनका ये पैरासिटिक अपना एग डाल देते हैं इसमें, और उनके एग को ये क्या करते हैं, होस्ट इंक्यूबेट करते हैं, जिससे लास्ट में बाद में क्या मिलता है, एक उनकी स्पीसीज पैरासिटिक बर्ड फॉर्म होता है। तो ये इस तरह से एक पैरासिटिक बर्ड माना गया है, जिससे कोयलन कुक्कू में देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। कोयल कुक्कू दैट इज वन एंड अदर इज
क्रो, ठीक है। During the course of evolution, egg of parasitic birds have evolved resemble to host eggs in size and color, reduce the chances of host bird detecting the foreign egg and ejecting them from the nest। तो इसमें क्या होता है, जो पैरासिटिज्म बर्ड्स है वो अपना एक जो क्या करता है, होस्ट के एक के साइज के सिमिलर ही और कलर सेम ही होता है, मतलब होस्ट का जैसा एक और उसका साइज और कलर होता है, उसी तरह पैरासिटिक बर्ड का भी होस्ट जो एग है वो सेम साइज का सेम कलर का होता है, जिसकी वजह से होस्ट क्या है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और उसको इनक्यूबेट कर देता है और लास्ट में क्या उसको फ़ायदा मिल जाता है, जैसे कोयल एंड क्रो। अब हम आते हैं, अभी हमने क्या क्या पॉइंट देखा, प्रीडेटर देखा, कंपटीशन देखा एंड पैरासिटिज्म देखा। अब हम कमेंसलिज्म देखेंगे। दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉट बेनिफिट। इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना नुकसान है ना फ़ायदा है, ठीक है। तो इसमें आएगा +0, ठीक है, वाली कंडीशन आएगी। एंड ऑर्किड ग्रो, सारे एग्जाम्पल्स सारे जैसे क्या प्रीडेटर की क्या जो जो एग्जाम्पल्स थे वो याद रख लेना, पैरासिटिज्म के कौन कौन से एग्जाम्पल है वो याद कर लेना, कंपटीशन में जो जो एक्सपेरिमेंट सारे चीज़ देखने को मिले वो सब याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। इकोलॉजी इम्पोर्टेंट पार्ट है नीट का। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक ऑर्किड ग्रो एज एपीफाइट्स ऑन अ ग्रो ब्रांच एंड barnacle growing on the back of the whales, while neither mango tree nor whales are deprived any benefit, ठीक है। तो इसमें क्या हो, जो ऑर्किड है वो मैंगो प्लांट पे क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो, ऑर्किड का तो फ़ायदा हो गया भाई, इसको सपोर्ट मिल गया मैंगो का, लेकिन मैंगो को क्या हुआ, ना फ़ायदा ना नुकसान। उसी तरह जो वेल है, मछली है, उसके बैक साइड क्या प्रेजेंट होते हैं, बर्नाकल, छोटे छोटे बर्नाकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्या मिल होता है, ये बर्नाकल है, ये इसके बैक साइड होते हैं, जिससे बाकी फिश से जो इनके प्रेडेटर इनसे इनको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। वेल के पास कोई आएगा क्या, नहीं आएगा ना, तो उनके पास ही रहती हैं और जिससे ये अपने आप को सेफ फील करती हैं एज अ होम। तो वेल को कोई फ़ायदा इससे नहीं, ना नुकसान है। तो और तीसरा एग्जांपल है, जैसे कैटल इग्रेट ग्रेजिंग एंड ग्रेजिंग कैटल्स इन क्लोज एसोसिएशन। तो कैटल इग्रेट और जो कैटल्स होते हैं, तो बगुला एंड जो बाकी जो कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, तो वो क्या है, वो भी एक दूसरे से कमेंसलिज्म में। कैसे कि साई यू मोस्ट लाइकली कैच इफ़ यू लिव इन फार्मर रूरल। तो ये कंडीशन जो इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल्स है, इनमें हमें काफ़ी रूरल एरिया में जाएंगे तो ये चीज़ें हमें विजुअलाइज लाइव देखने को मिलेगी, कमेंसलिज्म की कंडीशन। इसमें क्या होता है, ये जो ग्रेजिंग कैटल्स हैं, ये क्या कहते हैं, ये ग्रास को ब्राउज करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मूव करते हैं तो ग्रास में जो छुपे हुए इंसेक्ट वगैरह हैं, जो इनका क्या है, प्रे है ग्रेट के, ये इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं और वो उनको खा जाते हैं। तो इससे क्या हो, उनको फ़ायदा मिल गया ना, कैटल अल्टीमेटली क्या है, इनका फ़ायदा कर रहे हैं इग्रेट का। द इग्रेट ऑलवेज forest close to where the cattle are grazing because the cattle as they move stir up and flush out the insect from the vegetation that otherwise might to be difficult for egret to find and catch। तो इसमें यही बोला है कि इग्रेट हमेशा क्या होता है, वो जो कैटल्स है, जो एनिमल हैं, जो घास को खा रहे हैं, ग्रास को च्यूइंग कर रहे हैं, तो क्या होता है, उनके पास ही एक दूसरे से क्लोज ही रहते हैं, उनके पास ही रहते हैं। क्यों, जैसे कैटल मूव करेगा तो क्या होंगे, वहाँ से इंसेक्ट क्या आएंगे, ग्रास से छुपे हुए जो इंसेक्ट हैं वो बाहर आएंगे और इजीली इग्रेट क्या करेगा, उसको कैच कर लेगा, ठीक है। अदरवाइज उसको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म इज द इंटरेक्शन बिटवीन द सी एनिमल एंड दैट हैव स्टैंडिंग टेंटेकल एंड क्लोन फिश दैट लिव अमॉन्ग देम। तो एक दूसरा एग्जांपल ये है कमेंसलिज्म का, इसमें जो देखने को मिला इंटरेक्शन बिटवीन द सी एनिमल
जिसके पास एक टेंटाइकल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्लोन फिश। ठीक है, क्लोन फिश कहाँ प्रेजेंट होता है? सी एनिमल के टेंटाइकल पे। द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच दे स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटाइकल। तो ये जो फिश है क्लोन फिश, ये सी एनिमल के टेंटाइकल पे प्रेजेंट होते हैं जिससे इनका प्रोटेक्शन मिल सके अपने प्रेडेटर से। ठीक है, उसके पास टेंटाइकल है सी एनिमल के पास, तो उसके पास कोई भी आएगा नहीं। ठीक है, द एनिमल डज नॉट अपीयर डिप्राइव एनी बेनिफिट ऑन होस्टिंग द क्लोन फिश। तो क्लोन फिश क्या कर रहा है? एज अ होस्ट प्रेजेंट एज, तो सी एनिमल क्या है? एज अ होस्ट है क्लोन फिश का, तो उसको कोई फ़ायदा मिल रहा है? सी एनिमल को नहीं। फ़ायदा किस मिल रहा है? इसको प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। अब हम आते हैं म्यूचुअलिज्म में। म्यूचुअलिज्म में ये देखो एग्जांपल्स दिया है। किसका एग्जांपल? म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को फ़ायदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिग ट्री एंड वॉस्प है। ठीक है, इसमें और इसका एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है, आगे देखते हैं हम। ये क्या है? ये फिग है, अंजीर, और ये है प्लांट। ठीक है, वॉस्प, फिग ट्री एंड वॉस्प। तो ये वॉस्प जो होते हैं छोटे छोटे जो हैं इंसेक्ट, देखते हैं। इंटरएक्शन, म्यूचुअलिज्म में इंटरएक्शन कैसे देखने को मिलता है? पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को फायदे मिलते हैं। बोथ इंटरएक्टिंग स्पीसीज को क्या हुआ? बेनिफिट हो गया है। रिप्रेजेंट इंटीमेट म्यूचुअली रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड फोटोसिंथेटिक अलगे और साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें क्या पहला एग्जांपल दिया गया है किसके बीच में? फंगस एंड फोटोसिंथेटिक। फंगस और अलगी क्या है? एक दूसरे के साथ क्या आता है? कोएग्जिस्टेंस रहते हैं। ठीक है, फंगस और लाइकेन मिलकर क्या बनाते? फंगस और अलगे मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन। ठीक है, हाँ। सिमिलरली माइकोराइजा आल्सो एसोसिएटेड विद फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। तो हमें ये वाली कंडीशन, माइकोराइजे वाली कंडीशन भी देखने को मिली है। जो हायर प्लांट है उसके रूट पे प्रेजेंट होते हैं कौन? ये फंजाई, जो क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं वाटर, न्यूट्रिशन वगैरह चीज़ों को प्रोवाइड करती है प्लांट को। द फंगस हेल्प द प्लांट Fungi help the plant in absorption of essential nutrients from the soil, while other plant provide the fungi energy rich yielding carbohydrate। तो इसमें जो माइकोराइजे कंडीशन में क्या देखने को मिला? फंजाई क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन दे रहा है, जैसे मिनरल और वाटर दे रहा है। ठीक है, प्लांट को। अब प्लांट उसके बदले उसको क्या दे रहा है? एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, उसको भोजन दे रहा है। तो दोनों को फायदा हुआ इस वजह से। मोस्ट स्पेक्टिकुलर एंड इवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। तो एक बहुत ही इवोल्यूशनरी एंड बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जांपल जो है वो है प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप। तो उसमें क्या म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। प्लांट नीड हेल्प एनिमल फॉर पोलिनेटिंग फॉर देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। तो प्लांट को क्या चाहिए? एनिमल की ज़रूरत फॉर पोलिनेशन के लिए चाहिए, पोलिनेटिंग फ्लावर, एंड दूसरा जो उसका फ्लावर के बाद जो फ्रूट का फॉर्मेशन, उसके बाद जो सीड है उसका सीड का डिस्पर्सन करें जिससे नए नए प्लांट का ग्रोथ हो। ठीक है, एनिमल ऑब्वियसली हैव पेड फीस फॉर सर्विस दैट प्लांट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। तो इसके बदले एनिमल को भी इसका फीस मिलता है इस सर्विस के लिए, वो जो एक्सपेक्ट करते हैं वो प्लांट से। ठीक है, उन्हें क्या नेक्टर या फूड्स, मतलब बदले में नेक्टर्स वगैरह या न्यूट्रिशन, जूस, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो प्लांट ऑफर रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ पोलन, नेक्टर या जूसी न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और जब वो फ्रूट्स को खा लेंगे तो इसके बाद उनके पास सीड्स बचेंगे जिससे वो अल्टीमेटली डिस्पर्स हो जाएंगे डिफरेंट एरिया में। But mutually beneficial system should also safeguard against the cheater, for examples। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल सिस्टम जो होता है उसको सेफ करना पड़ता है अगेंस्ट द चीटर। कुछ ऐसे चीटर्स से क्या कहते हैं, आके बेनिफिट ले लेंगे, लेकिन सामने वाले से बेनिफिशियल तो ले लेंगे लेकिन उसको कुछ उसके बदले रिवॉर्ड नहीं देते। जैसे एनिमल दैट ट्राई टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन। कुछ ऐसे एनिमल हैं वो नेक्टर ले लेंगे, फ्रूट्स ले लेंगे, बट वो क्या करेंगे? वो कोई पॉलिनेशन वगैरह नहीं कराते, प्लांट को कोई फ़ायदा ही नहीं देते।
ठीक है। नाउ यू कैन सी वाई प्लांट एनिमल इंटरेस्ट ऑफ्टन इवॉल्व कोइवोल्यूशन ऑफ म्यूचुअलिज्म, इसीलिए कोइवोल्यूशन एंड म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है प्लांट एंड एनिमल में। दैट इज इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर्स एंड इट्स पॉलिनेटर स्पीसीज दैट इज लिंक विथ वन अदर। इसमें इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है कि वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। स्पीसीज आर टाइटली लिंक विद द अनर, इस तरह से वो टाइटली लिंक्ड है एक दूसरे से। मेनी स्पीसीज ऑफ फिग्स ट्री आर देयर टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप विद पॉलिनेटर स्पीसीज ऑफ। तो जैसे एक फिग ट्री है, वो किस उसका रिलेशन जो है वो स्पेशल रिलेशनशिप सिर्फ वास्प स्पीसीज से ही होगा, ठीक है। इट मीन्स गिवन फिग स्पीसीज कैन पॉलिनेटेड ओनली बाई स्पार्टम वास्प स्पीसीज एंड नो अदर स्पीसीज। तो जो फिग है वो सिर्फ वास्प स्पीसीज से ही वो पॉलिनेटेड हो सकते हैं, बाकी दूसरे स्पीसीज से नहीं। तो इस तरह से स्पीसीज स्पेसिफिक है। फीमेल वास्प यूज just the fruit not only as a oviposition site but uses a developing seed within the fruits for nourishing। तो जो फीमेल वास्प है ये एनिमल है, ठीक है, मतलब इंसेक्ट है। तो ये क्या करती है, ये जो प्लांट का जो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जाके क्या करती है, फ्रूट के अंदर चली जाती है और क्या करती है, ओविपोजिशन, वहाँ पे सिर्फ उसका ओविपोजिशन मतलब अपना जो एग दे रही है उसको, मतलब एक तरह से उसको घर प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, उस सीड जो उस फ्रूट में जो सीड डेवलप हो रहा है उससे नरिशमेंट भी ले रही है वो भी वास्प, ठीक है। ये वास्प को दो फायदे हैं, एक तो रहने के लिए घर मिल रहा है, दूसरा उसको खाने के लिए भी जो सीड से इम्पोर्टेंट नरिशमेंट मिल रही है उसके लार्वे को। The wasp pollinate the fig inflorescence while searching the suitable egg laying site। जब बच्चे एग देने वाली रहती है ना वास्प, तो उस समय क्या वो सर्च करती रहती है मतलब घर के लिए। तो इसके लिए वो जाती है, वो प्लेस मिलता है फिग की इन्फ्लोरेसेंस, जब फिग इन्फ्लोरेसेंस कंडीशन में रहती है वहाँ पे वो चला जाता है और एग दे देता है, और जैसे फ्रूट्स वगैरह बनते हैं उसका नरिशमेंट की तरह यूज भी कर लेती है। इन रिटर्न्स फेवर द पॉलिनेशन ऑफ fig offer the wasp come from developing seeds as a food of developing wasp larvae। तो इसके जैसे ही क्या करती है, इसको पॉलिनेट करती है वास्प, उसके बाद जो फ्रूट्स बनते हैं उसको तो फॉर्म में रिवार्ड मिलता है वास्प को, ठीक है। प्लांट क्या रिवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं डेवलपिंग सीड से क्या करना, न्यूट्रिशन लेना इसके लार्वे के लिए। ऑर्किड्स शो bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinator insect। तो अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं ऑर्किड। ऑर्किड में क्या होता है, ऑर्किड शो bewildering, उनकी में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, किस तरह से, फ्लोरल पैटर्न की तरह। और जो स्ट्रक्चर है ना वो किस तरह से, वो इवॉल्व टू अट्रैक्ट द राइट पॉलिनेटर इंसेक्ट, वो इस तरह से इनमें फीचर आ जाता है कि वो अट्रैक्ट कर सके किसी भी पॉलिनेटर इंसेक्ट को, जैसे बीज एंड बम्बल बीज को अट्रैक्ट कर लेती हैं ये ऑर्किड इस तरह से अपने में मॉडिफिकेशन करके, ठीक है। एंड इंश्योर द गारंटी पॉलिनेशन बाय इट, और इससे उनका पॉलिनेशन कंफर्मेशन करा लेती है। नॉट ऑल ऑर्किड ऑफर द रिवॉर्ड्स, और ये इसके बदले कोई रिवॉर्ड्स भी नहीं देती, मतलब सभी तो नहीं देती। द मेडिटेरियन ऑर्किड सफाइसेस एम्प्लॉय द सेक्सुअल डेफिस टू गेट पॉलिनेशन डन बाय द स्पीसीज ऑफ बीज। तो एक ऑर्किड की स्पीसीज है दैट इज ऑफिस और ऑफिस, तो ये क्या करती है, इस तरह से ये बना लेती है कि ये दिखने में कैसी दिखती है, देखने में एकदम जो बीज हैं बीज की तरह दिखती हैं, ठीक है। जिससे क्या करती हैं वो बीज की स्पीसीज को अट्रैक्ट कर लेती हैं और सेक्सुअल ये जो बीज हैं अपना सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ये इनके पास, इस प्लांट के पास जाती हैं, ऑर्किड एफेरिस के पास जाती हैं और वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है और इसका सेटिस्फैक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बियर अनकैरिड रिजेंबल्स ऑफ फीमेल ऑफ बीज इन साइज कलर्स एंड मार्किंग। तो इसका जो एक पेटल होता है
ऑर्किड एफाइरिस का, इसका एक पेटर्न जो होता है वो कैसे देखते हैं, एकदम फीमेल बी की साइज कलर की तरह, एकदम फीमेल बीज है ना उसकी तरह ही इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिससे क्या हो मेल भी आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और वो क्या कहते हैं सेक्सुअल डिसीट के और सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन के लिए वो आते हैं उस प्लांट के पास एज अ फीमेल समझ के, और जिससे क्या होता है सूडो कपलेट्स हो जाता है विद द फ्लावर एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस डस्टेड द पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स। और सूडो कपलेट हो जाता है, मतलब सूडो कपलेट क्यों बोला, क्योंकि असल में तो फीमेल भी थी ही नहीं, असल में तो वो क्या थी, असल में तो प्लांट थी, ठीक है, ऑर्किड अफेरिस थी। तो इससे तरह से जो मेल बी था उसको सेटिस्फैक्शन भी मिल गया, और जो उसके साथ जो डस्टेड पोलन ग्रेन थे वो भी आ गए उसको जो उसकी ज़रूरत थी, इस तरह से पोलिनेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ। इट ट्रांसफर द पोलिन इट एंड दस पोलिनेट द फ्लावर, इस तरह से दोनों एक दूसरे की डिज़ायर को कंप्लीट कर लिए। Hive you can see co-evolution of operates. If female bees a color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal to female bee. अगर मान लिया कि इवोल्यूशन हुआ टाइम के साथ हम मान लिए फीमेल बी की जो कलर है पैटर्न है उसमें साइज है उनमें चेंजेस आ गए, तो क्या होगा जो मेल बी है वो तुरंत फाइंड आउट कर लेगा कि ये ऑर्फिस ये प्लांट है, ये फीमेल बीज नहीं है, तो उसके पास जाएगा नहीं और उसका पॉलिनेशन होगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो इसके लिए उनको को-इवॉल्व रहना है तो क्या करना पड़ेगा, तो जो फ्लावर है ऑर्किड एफाइरिस इसको भी इवॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम के साथ वो उसको भी इवॉल्व होना पड़ेगा जैसे फीमेल बी होगी, तभी जाके चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह कंटिन्यू हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन ही मैं पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब पढ़ा रही हूँ, तो मिलते हैं। लगभग हमारे चैप्टर्स 12 के भी कंप्लीट होने वाले हैं, 11th में सिर्फ फिजियोलॉजी बाकी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।